तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं इल्यूमिनेशन का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने बात की थी ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेंस या ल्यूमिनेंस। ठीक है, तो और इनके मात्रक की बात की थी, इनको विस्तार से जाना था। इल्यूमिनेशन होता क्या है? प्रदीप्ति। और प्रदीप्ति यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर घिरने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स। और ल्यूमिनस फ्लक्स आप लोगों को पता था क्या था? लाइट थी। ठीक है, अभी तक जिसको लाइट बोलते थे उसे बोलेंगे क्या? ल्यूमिनस फ्लक्स। और उसका जो मात्रक है वो क्या है? ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन्स उसको याद रखेंगे, ल्यूमेन जानेंगे उसको। ओके बच्चों, आज का जो इल्यूमिनेशन का पार्ट सेकंड है उसको स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाह रहे थे। ठीक है, वो एक सजेस्ट है हमारा। एक्चुअली में क्या है कि इसमें मैं नहीं आपसे कहता कि आप इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन इससे बेटा शेयर जरूर करो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, शेयर करने से हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिकल का कोई बंदा है जो किसी तरह से मोटिवेट हो जाए। ठीक है, उसको कोई पॉइंट अच्छा लग जाए, या उसके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए, या उसे ये जो चीज़ें जो वीडियो के माध्यम से आपको बताई जा रही हैं उसे बहुत ईजी वे लगे और उसे समझ में आने लगे। ठीक है, तो उसको कोई एक कड़ी मिल जाए और उसे पूरा इलेक्ट्रिकल धीरे धीरे करके समझ में आने लगे, तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को इस पे ध्यान देना है, आपको शेयर जरूर करना है। ओके, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इल्यूमिनेशन का पार्ट सेकेंड। इल्यूमिनेशन की अगर पार्ट सेकेंड की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग बात करेंगे MHCP, MSCP, MHSCP। ठीक है, यानी कि कैंडल पावर, जो कैंडल पावर से रिलेटेड कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन की। किसकी? लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन की। इनको विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, ओके ओके स्टार्ट। बेटा अगर इससे पहले अगर हम लोगों ने बात की थी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है, तो उस ल्यूमिनस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो उसमें कैंडल पावर था, ठीक है, कैंडल पावर को समझने में काफ़ी लोगों को काफ़ी आपके जो इलेक्ट्रिकल के फील्ड के जितने भी लोग हैं उन्हें समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, उनके कमेंट्स हमारे पास आए थे और कुछ ने कॉल करके भी बताया है। तो स्टार्ट करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, जिसको कैंडल पावर भी बोला जाता है। कैंडल पावर की बात हम लोग आज इसलिए और करने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे किसकी? MSCP वगैरह की। ठीक है, MSCP की। ओके, MHCP और MHSCP। ओके, तो उससे पहले आप लोग कैंडल पावर के बारे में जाने तो ये क्या थी? इंटेंसिटी, और उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा था आई से। ठीक है, तो आई यानी कि कैंडल पावर। कैंडल पावर यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स बटे सॉलिड एंगल, ल्यूमिनस फ्लक्स बटे सॉलिड एंगल। अब ल्यूमिनस फ्लक्स है क्या? तो ल्यूमिनस फ्लक्स है क्या? तो ल्यूमिनस फ्लक्स वही था जो कोई हमारा प्रकाश स्रोत था, प्रकाशिक स्रोत था, तो उसके माध्यम से जितनी भी लाइट्स जो थी, या हम ये कह सकते हैं प्रकाश पुंज जो था, वो चारों दिशाओं में क्या होता था? फ्लो होता था, रेडिएट होता था रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, तो वही हमारा कहलाता था क्या? क्या कहलाता था? ल्यूमिनस फ्लक्स। लेकिन अब अगर बात की जाए ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो एकांक सॉलिड एंगल से जितना ल्यूमिनस फ्लक्स बाहर निकलने वाला है, उत्सर्जित होने वाला है, रेडिएट होने वाला है, वो कहलाएगा हमारा क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन या कैंडिला। ठीक है, अब बात की जाए कि कैंडिला से इसको कैसे याद रखना, तो कैंडिला से ऐसे कि कोई कैंडल है और कैंडल क्या करती है? एक प्रकाशिक स्रोत है। ठीक है, जब उसमें लाइट, जब जो उसमें जलाया जाता है उसको, तो एक कैंडल स्रोत का एक सोर्स का काम करने लगती है, ल्यूमिनस सोर्स का काम करती है। तो उसे उसके नाम से उसे याद रख सकते हैं कि वो कितने लेवल की उसकी इंटेंसिटी क्या है, मतलब वो उसकी उसकी तीव्रता क्या है, तीव्रता के आधार पर उसे क्या कैंडिला नाम दिया जा सकता है, क्योंकि कैंडल से बनता है कैंडिला। अब अगर बात की जाए बेटा सॉलिड एंगल की, बहुत से बच्चे हैं जिनको सॉलिड एंगल की जानकारी नहीं हो रही थी, सॉलिड एंगल में कन्फ्यूजन आ रही थी, तो आज सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे एक चीज़ और बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ल्यूमिनस फ्लक्स बराबर होता है 100 CP इंटू सॉलिड एंगल, जो सामने देख पा रहे हैं। इसी से बनता है F इज इक्वल टू, F क्या है हमारा? ल्यूमिनस फ्लक्स, और CP कैंडल पावर, और सॉलिड एंगल जो चारों दिशाओं के लिए रहता है। ठीक है, अगर कोई स्फीयर है उसके चारों दिशाओं की अगर बात की जाए तो 4 पाई का सॉलिड एंगल रहता है, 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जो कैंडल्स हैं, ये बार बार जो बात की जा रही है कि कैंडला कैंडला कैंडला, ठीक है, तो इसमें होता क्या है? ये इंटेंसिटी है क्या? ये बेटा एक तरह की तीव्रता है। ये क्या है? एक प्रकार की तीव्रता है। अगर क्या किया जाए कि अगर हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि इसमें देखा था आप लोगों ने, जो सॉलिड एंगल अपॉन में आ रहा है, यानी कि इन्वर्सली आ रहा है, यानी कि CP इज इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स बटे सॉलिड एंगल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CP। अगर सॉलिड एंगल का मान या लेवल को, सॉलिड एंगल को अगर कम कर दिया जाए तो CP का मान बढ़ जाता है। बढ़ कैसे जाता है? क्योंकि आप लोगों ने उस क्रॉस सेक्शनल वाले एरिया को कम कर दिया था, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दिया था। ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा था
और इसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। जैसे इसको कम करते जाएंगे तो धीरे धीरे होगा क्या, आई का मान जो इंटेंसिटी है उसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ओमेगा। और ओमेगा क्या है हमारा, सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल के मान को जैसे जैसे कम किया जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हमारा इंटेंसिटी का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली वर्क करता है। ओके। इसके बाद अगर बात की जाए सॉलिड एंगल को ठीक रूप से अगर समझने की, तो समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा कोई प्रकाशिक स्रोत था, इसमें चारों दिशाओं से इस तरह से ल्यूमेन क्या है निकल रहे थे, उत्सर्जित हो रहे थे। ल्यूमेन यही यही बोले तो लाइट, ठीक है, लाइट की बात की जा रही है। तो चारों दिशाओं में अगर की जाए तो ये 4 पाई बनता है, कितना बनता है, 4 पाई का सॉलिड एंगल बनता है। लेकिन अगर एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर बात की जाए और उसके सॉलिड एंगल की अगर बात की जाए, इतना सा सॉलिड एंगल लिया है, ठीक है, तो इसकी अगर रेडियस यहाँ से आर थी, ठीक है, आर थी, और दूसरा ये वाली रेडियस आर रही होगी, तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ से ये जो इसका एरिया बनता है ए, वो बनता है आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। और यही आर स्क्वायर अब हमारा क्या कहलाएगा, यही कह आर स्क्वायर कहलाएगा एक स्टे रेडियन, एक स्टे रेडियन, यानी कि 1 स्टे रेडियन ये बनने वाला है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ये वाले जो डायग्राम जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसमें से थोड़ा बेहतरी से समझेंगे। इसमें क्या चारों दिशाओं में इस तरह से ये ल्यूमेन का फ्लो हो रहा है, ठीक है, चारों दिशाओं में क्या है, ल्यूमेन का। और ये चारों दिशाएं ये वो वाली नहीं है जिससे आप 2D से समझते हैं, इसको समझेंगे कैसे, 3D से। कैसे समझेंगे, 3D से, क्योंकि जैसे 2D में एक प्लेन एंगल होता था, 2D में एक प्लेन एंगल होता था ऐसे, जिसको इस तरह से दिखा दिया जाता था, यहाँ पे थीटा दिखा देते थे, ये प्लेन एंगल होता था। अब बात की जाएगी 2D की नहीं, बात की जाएगी 3D की, ठीक है, बात किसकी जाएगी, 3D की बात करने वाले हैं। तो 3D में जो ये एंगल बनता है, ये कहलाता है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है, कैसा कहलाएगा, सॉलिड एंगल। अब चारों दिशाओं में यहाँ से ल्यूमेन निकल रहे थे, तो ये चारों दिशाओं वाले ल्यूमेन हमें नहीं लेने हैं, हमें लेने हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की जहाँ पर ये ल्यूमिनस फ्लक्स गिरने वाला है। तो यहाँ से अगर मान लो ये इस तरह से उत्सर्जित होती हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स उत्सर्जित हो रहा है, ल्यूमेन उत्सर्जित हो रहा है, तो ये एक स्टेरेडियन बेटा तब कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब इसमें आर स्क्वायर के एक एरिया से क्षेत्र, आर स्क्वायर की एक एरिया वाले क्षेत्रफल से जब ल्यूमेन निकलने वाला होगा। याद रखना बार बार आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसे हम लोग बहुत शॉर्ट रूप से समझ रहे हैं, इसलिए आर स्क्वायर याद रखो, आर स्क्वायर से आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, तो एक आर स्क्वायर से जितना ल्यूमेन बाहर निकल जाएगा वो माला कहलाएगा क्या, एक स्टेरेडियन। ठीक है, एक स्टेरेडियन, आर स्क्वायर वाली बात याद रखिए, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक प्रकाशिक स्रोत को दिखाया गया है। ये जो प्रकाशिक स्रोत है इस तरह से जो जिसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो इस प्रकाशिक स्रोत से चारों दिशाओं में इस तरह से लाइट का फ्लो हुआ होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ये इस तरह से ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो एरिया है, यानी कि ये जो सॉलिड एंगल है, यहाँ पे सॉलिड एंगल कुछ दूसरा था, यहाँ दूसरा था, यहाँ दूसरा था, यहाँ कुछ कम था, और यहाँ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यानी कि आर का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉलिड एंगल का मान बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे सॉलिड एंगल का मान बढ़ता जाएगा, तो पीछे वाले फॉर्मूले के हिसाब से जिसमें बताया गया था कि इन्वर्सली वर्क करता है इंटेंसिटी किसके, सॉलिड एंगल की। तो जैसे जैसे सॉलिड एंगल यानी कि ओमेगा का मान हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इंटेंसिटी का मान हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से जो ल्यूमेन इस तरह से आ रहा था, 1 2 और 3 ल्यूमेन इस तरह से थे, यहाँ पे ऐसे ये ल्यूमेन है, यहाँ से ये ल्यूमेन है, और यहाँ से ये ल्यूमेन है। हम यहाँ की और यहाँ के जो सॉलिड एंगल है इनकी बात कर ले रहे हैं। अगर ये ओमेगा 1 था और अगर ये ओमेगा 2 था, तो इस ओमेगा वन याद रखिएगा सॉलिड एंगल है। इस ओमेगा 1 में इनको जो ल्यूमेन है, इनको जो डिस्टेंस स्पेस मिल रहा है वो कम में मिल रहा है। ठीक है, ये 3D की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो स्पेस मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा मिल रहा है यानी कि घनत्व यहाँ पर क्या है, यहाँ पे घनत्व क्या है, यहाँ पे घनत्व कम है, और यहाँ पे घनत्व क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे घनत्व इससे क्या मिल रहा है, कम में मिल रहा है। और घनत्व अगर कम है यानी कि घनत्व यानी सघनता, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे क्या है, काफ़ी दूर दूर हो रहा है, यहाँ पे क्या है, काफ़ी दूर दूर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सघनता कम हो रही है, तो यानी कि घनत्व कम है, और घनत्व कम है तो यानी क्या, इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो इस तरह से इंटेंसिटी हमारी कम होती चली आई है। तो इस बात को आप याद रखिए, बड़ी आसानी समझ सकते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा प्ले कर लीजिए, क्लियर समझ में आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद अगर बच्चों बात करते हैं क्या, इसी के आगे हम लोग लैम्बर्ट, आज हम लोग क्या लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करने वाले हैं, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करने वाले हैं। तो उस लॉ में इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, क्या आता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। तो पहला लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसमें ये कहा जाता है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बेटा आर क्या है, ये डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बताई गई है आपको, कि जो डिस्टेंस ऐसे बढ़ती जा रही थी इस तरह से, वही डिस्टेंस यहाँ पे आर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन्वर्सली वर्क करता है और स्क्वायर के। तो यहाँ पे एक सॉलिड एंगल है, यहाँ एक सॉलिड एंगल है, यहाँ एक सॉलिड एंगल है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो ये इन्वर्सली काम करेगा, यानी कि जो तुम्हारा इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर वो स्पीड में और ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली में स्क्वायर का टर्म आ रहा था। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा था, इन्वर्सली का स्क्वायर, तो इसीलिए इसे बोला जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसमें दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका स्क्वायर करेंगे और उसका इन्वर्सली रूप से ये घटता जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। मान लो यहाँ पे ये वैल्यू 2 थी, और 2 के बाद क्या हो जा रही है, 2 के बाद 2 का स्क्वायर जब किया था तब यहाँ पे 4 आया था, और यहाँ पे अगर वो डिस्टेंस हमारी 4 हो जा रही है तो उसका स्क्वायर करेंगे, ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पे वो डिस्टेंस 8 हो जा रही है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो यानी कि ये 64 टाइम्स धीरे धीरे कम होती गई है स्टार्टिंग की अपेक्षा। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारी कम होती जाती है, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसीलिए उसके इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन पे इफेक्ट आ जाता है, और चीज़ें हमें कम प्रकाशित हुई नज़र आती हैं। ठीक है, तो पहली बात हो गई जो इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात कर रहे थे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल दिखाए गए हैं। यहाँ पे पहला ए इतना था, और बाद में बस ये ए इतना ही बचा है, और ये फिर ए इतना बचा है। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जो ल्यूमेन था, ल्यूमिनस फ्लक्स जो था एफ था, वो हमारा फिक्स था, जितना निकला था उतना ही तो आगे जाएगा ना। अगर यहाँ से 1000 ल्यूमिनस लाइंस निकली थी तो यहाँ भी 1000 ही रहेंगी, 1000 यहाँ भी रहेंगे, लेकिन होगा क्या, यहाँ डिस्टेंस जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने के साथ साथ उनकी सघनता कम होती जाती है, और सघनता कम होने से क्या होगा, हम लोग कहेंगे क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होती जा रही है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिपेंड करती इज प्रोपोर्शनल टू आई, इज प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पर अगर इंटेंसिटी कम हो गई है तो इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन घटता जाएगा, और इल्यूमिनेशन अगर घट जाएगा तो चमक कम नज़र आएगी। ठीक है, चीज़ें हमें धुंधली या कम रोशनी वाली नज़र आने लगेंगी। तो ये हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके बाद अगर बात करते हैं लैम्बर्ट का कोसाइन लॉ। ठीक है, तो लैम्बर्ट ने एक कोसाइन रूल दिया था। उस रूल के हिसाब से अगर ये हमारा कोई प्रकाशिक पुंज है, और यहाँ से ल्यूमिनस फ्लक्स अगर यहाँ से इस तरह से उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है, रेडिएट हो रहा है, तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स अगर एक किसी डायरेक्शन में अगर देखा जाए, ये तो चारों तरफ ही ल्यूमिनस फ्लक्स इस तरह से रेडिएट हुआ होगा, लेकिन ये कोई ऐसा सोर्स है, अभी उन सोर्सों की बात करेंगे कि किस किस डायरेक्शन में किस तरह से रहता है, तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है। तो इसमें यहाँ से इस तरह से ये ऐसे फ्लक्स जो है, ल्यूमिनस फ्लक्स वो रेडिएट हो रहा था। तो हुआ क्या कि अगर ये किसी प्लेन के, ये कोई हमारा क्या है, इस तरह से कोई पृष्ठ है, जैसे कि एक्स वाई और जेड ऐसा रहता है, अगर 3D की बात की जाए, एक्स वाई और जेड ये जो प्लेन रहते हैं, तो इसमें कोई ये प्लेन ले लिया गया है, ये वाला। तो इसी तरह से ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे ये 3D टाइप वाला है। ठीक है, 3D की बात ही की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है कि अगर ये 90, ये अगर डायरेक्टली इस तरह से रहता, इसके स्ट्रेट रहता, 90 डिग्री पे अगर ये किरणें पड़ती, तो ये क्या रहता, मैक्सिमम रहती है। लेकिन इस प्लेन के, बात याद रखना कौन से प्लेन की बात की जा रही है, देखिएगा इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है इस प्लेन की, इस प्लेन की, ये प्लेन जो इसके सामने पड़ता है। ठीक है, अब इससे इस प्लेन को अगर थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए, इस तरह से कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन जाता है वो बन जाता है थीटा। ठीक है, और इसके बाद इसको और तिरछा कर दिया जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, थीटे में कुछ और वृद्धि हो जाएगी। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे होगा क्या, वैसे वैसे होगा क्या, कॉस कि थीटा में जब वृद्धि होती है तो उसका मान मान घटने लगता है।
क्योंकि क्योंकि इसके कॉस थीटा का जो वैल्यू होती है वो 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। लेकिन कॉस ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे इसका मान जो है वो कम होता जाता है, तो 1 से ये 0 तक पहुंच जाता है। तो यहाँ से जैसे जैसे ये थीटा बढ़ाते जाएंगे तो फाइनली जो कॉस थीटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और कॉस थीटा अगर कम हो जाएगा तो ये लैम्बर्ट का जो कोसाइन रूल है उसके हिसाब से ई इज प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। यहाँ से थीटा का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, यानी कि ये जो ल्यूमिनस लाइंस ऑफ फोर्सेस थी, ल्यूमिनस फ्लक्स थे, अगर इनकी डायरेक्शन के इनकी डायरेक्शन के अगर पृष्ठ को, जो ये तल है जो प्लेन ले रहे थे, इसको बिल्कुल से पैरेलल अगर कर दिया जाए तो उसमें कोई भी लाइन, जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, जो ये लाइन जो रेस आ रही हैं, ये नहीं टकराएंगी और किसी तरह की कोई चमक उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये कैसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे अगर हम इसको पैरेलल कर देंगे इस तरह से तो इस पृष्ठ के ये पैरेलल हो जाएगा, यानी कि इस पृष्ठ के पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये उस प्लेन से 90 डिग्री बना लेगा जिस प्लेन पर मैक्सिमम लाइन्स जो है टकरा रही थी, जो ल्यूमिनस फ्लक्स टकरा रही थी, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा चमक उत्पन्न हो रही थी, उससे अगर 90 डिग्री पर अगर इसे झुका दिया जाए तो झुकाने से होगा क्या, झुकाने से ये हो जाएगा कि अब ये बन जाएगा बेटा क्या, cos 90। और cos 90 के साथ का जो वैल्यू होता है वो ज़ीरो हो जाता है। और अगर cos 90 की अगर वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो यानी कि हमें पता चल जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू हमारा था cos थीटा, और थीटा हो गया 90, और 90 cos 90 का मान होता है ज़ीरो, तो यानी कि ई बराबर हो जाएगा ज़ीरो। और बेटा अगर ई बराबर एक बार अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब किसी भी प्रकार की कोई चमक उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पृष्ठ है उस पृष्ठ से ही हम लोग देखते हैं उस थीटा को, उस एंगल को जो कॉस में लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका कॉसाइन रूल। ठीक है, इसके बाद अगर बच्चों बात करते हैं फुट कैंडल की, तो 1 फुट की दूरी पे ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है, इसमें क्वेरीज थी, कुछ बच्चों को फुट कैंडल समझ में नहीं आया था क्योंकि लास्ट टाइम फुट कैंडल को मेंशन नहीं किया गया था। तो फुट कैंडल देख लीजिए, अगर हमारा कोई प्रकाशिक स्रोत है, एक ल्यूमेन एक ल्यूमेन की एक कोई कैंडल है, ठीक है, उससे एक ल्यूमेन प्रकाश स्रोत जो है उत्सर्जित हुआ है, प्रकाश ल्यूमिनस फ्लक्स उत्सर्जित हुआ है, ज्योति फ्लक्स उत्सर्जित हुआ है। और वो क्या 1 फुट की दूरी पर, 1 फुट के 1 फुट स्क्वायर वाले एरिया पर यानी कि क्षेत्रफल पर अगर वो प्रकाश गिरता है तो वो कहलाता है 1 फुट कैंडल। क्या कहलाता है, 1 फुट कैंडल। इसी प्रकार से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो एक ल्यूमेन अगर जब गिरता है तो वो कहलाता है क्या, एक एक क्या कहलाता है, एक लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एक लक्स। और लक्स था क्या, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 1 फुट कैंडल की अगर बात दोबारा से अगर रिवाइज की जाए तो वही क्या है, प्रकाशिक स्रोत है, एक ल्यूमेन जो है वो क्या किया, दोबारा समझ लीजिए, 1 फुट की लंबाई थी और 1 फुट की चौड़ाई थी, यानी कि ये वर्गाकार था। उस क्षेत्रफल पर जब ये एक ल्यूमेन गिरा जाकर तो जो चमक उत्पन्न हुई वो 1 फुट कैंडल कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, 1 फुट कैंडल कहलाती है। ओके, याद रखिएगा। बात करते हैं बेटा एमएससीपी की। ठीक है, इसकी बार बार चर्चा कर रहे थे आप लोग, एमएससीपी नहीं समझ पा रहे थे, तो एमएससीपी को अगर आपको समझना है तो एमएससीपी ऐसे समझ लीजिए कि इसका जो फुल फॉर्म होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो यानी कि ये चारों दिशाओं में, किसी प्रकाशिक स्रोत से चारों दिशाओं में उत्सर्जित यानी कि विकृत होने वाला जो जो विकृत होने वाला जो प्रकाश ज्योति फ्लक्स है यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स है, उसका मीन है यानी कि एवरेज है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना फ्लक्स उत्सर्जित हुआ है उसका मीन ले लिया जाए तो कहलाता है एमएससीपी, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। याद रखिएगा, क्या क्या याद रखिएगा कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर की अगर बात की जाए तो ये चारों दिशाओं में उत्सर्जित होता है। और चारों दिशाओं के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कैंडल पावर की, और कैंडल पावर यानी क्या, इंटेंसिटी है। और जब भी अगर इंटेंसिटी की अगर बात आती है तो बात पहले आपको याद होनी चाहिए किसकी, सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल अगर ये 3D वाला प्लेन है, सॉलिड एंगल क्या 3D वाला प्लेन है, ये कोई ये 360 वाला ऐसा नहीं है कि ये 2D से यहाँ से लिया और यहाँ से घूम के ये 360 आ गया, ये वाला नहीं है। ये जो प्लेन लेंगे ये 3D का प्लेन लेंगे और 3D में क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जो हमारा एंगल बनता है वो बनता है सॉलिड एंगल, यानी कि चारों दिशाओं यानी कि 8 दिशाओं, ठीक है, हर तरफ। तो इस हिसाब से इसका
इसका जो एंगल निकल के आता है, सॉलिड एंगल यानी कि जो स्टेरेडियन निकल के आता है, वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। अब ये 4 पाई स्टेरेडियन आता कैसे है, ये 4 पाई स्टेरेडियन आता कैसे है, तो ज़रा सा रिवर्स हो लो, और रिवर्स होने के बाद हम बता देते हैं आपको, आप शायद समझ पाओगे। ओके, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये जो ओमेगा दिखाया गया है, ठीक है, तो ये जो ओमेगा, इसको ओमेगा से भी दिखा देते हैं, इससे भी दिखा देते हैं। तो ओमेगा जो दिखाया गया है, ये क्या लिखा है, एरिया बटे डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया बटे डिस्टेंस एरिया। एरिया, एरिया की बात की जाए तो स्फेयर का जो जो सरफेस एरिया रहता है, टोटल सरफेस एरिया जो रहता है, वो क्या रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और एक ल्यूमेन में कितना एरिया लेता है, एक ल्यूमेन कितना एरिया कवर करता है, तो एक ल्यूमेन एरिया कवर करता है हमारा क्या, कितने का, आर स्क्वायर का, ठीक है, आर स्क्वायर का। तो कितने ल्यूमेन टोटल हो जाएंगे, तो पूरे सरफेस एरिया में से एक ल्यूमेन वाले सर्फ एरिया को घटा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि टोटल जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि चारों दिशाओं में अगर बात की जाए तो ये स्फेयर में जाएगा, क्यों 3D है, और स्फेयर में अगर है तो चारों दिशाओं का जो टोटल टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक ल्यूमेन के लिए कितना रहता है, वो होता है आर स्क्वायर, क्योंकि एक ल्यूमेन के लिए हमने पहले ही कहा था, याद रखिएगा, हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल की, ठीक है, सॉलिड एंगल की, और ये क्या है, संपूर्ण यानी कि टोटल, ये क्या है, टोटल सॉलिड एंगल, यानी कि पूरे 360 यहाँ से घूम जाए 3D में, ठीक है। तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अगर चल जाएगा तो बचेगा क्या, फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, ओमेगा बराबर 4 पाई, ये क्या है, पूरे ये सॉलिड एंगल के लिए टोटल जो ल्यूमेन है, जो टोटल स्टेरेडियन है, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो इससे जितना ल्यूमेन उत्सर्जित होने वाला है, जितना ज्योति फ्लक्स उत्सर्जित होने वाला है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। क्योंकि वो चारों दिशाओं में जो जितना उत्सर्जित हो जाता है हमारा, ल्यूमिनस फ्लक्स ही कहलाता है। लेकिन अब अगर यही ल्यूमेन, अगर हम लोग सीपी के बेस से बात करें, मतलब कि कैंडल पावर के बेस से बात करें, यानी कि इंटेंसिटी के बेस पे अगर बात करें, तो यही चारों दिशाओं में उत्सर्जित होने वाला टोटल, चारों दिशाओं में मतलब 3D में चारों दिशाओं में उत्सर्जित होने वाला टोटल कैंडल पावर है। और ये कितना हो जाता है, कितना हो जाता है भाई, 4 पाई के हिसाब से लेते हैं, यानी कि ओमेगा, ओमेगा जो है हमारा वो कितना है, 4 पाई। और 4 पाई है तो इसका जो फॉर्मूला था आप लोगों को बताया गया था, कितना बताया गया था भाई, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था, सी पी बराबर, सी पी बराबर, सी पी बराबर एफ अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो 4 पाई, अब सी पी क्या है, कैंडल पावर, और एफ क्या है, ये आपको ये फार्मूला था, ये आपको पहले से पता था। इसी में 4 पाई लगाया है ना, क्योंकि एफ बटे, इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एफ बटे, यहाँ बता दे रहे हैं, एफ बटे ओमेगा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ओमेगा पढ़ा था, ठीक है। ओमेगा यानी कि क्या था, वही सॉलिड एंगल था, ठीक है, ये क्या था, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ओमेगा का मान जो है वो कितना निकल के आया है, 4 पाई, 4 पाई निकल के आया ना। तो इसको बोला जाएगा मीन स्फेरिकल, यानी कि चारों दिशाओं का टोटल पूरे का लिया ना, तो इसको बोलेंगे अब एम एस सी पी, क्या बोलेंगे, एम एस सी पी, यानी कि एम एस सी पी बराबर हो जाता है फाइनली F/4 पाई। अब आ गया क्लियर, ठीक है। तो बस यही समझाना था आपको, क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चारों दिशाओं का हो गया 4 पाई ल्यूमेन, और उसमें जो फ्लक्स जो उत्सर्जित हुआ है, जो रेडिएट हुआ है, वही बन जाता है हमारा क्या, एम एस सी पी। तो एम एस सी पी बराबर होता है F/4 पाई, ठीक है, ओके। तो इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर देंगे एम एच एस सी पी, यानी कि मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। अब ये अभी क्या कर रहे थे, हम लोग चारों दिशाओं का ले रहे थे। अब हम चारों दिशाओं का ना लेकर हम सिर्फ हाफ का लेंगे, क्योंकि अब हेमी स्फेरिकल है, ठीक है। अब हाफ का लेंगे तो अब क्या है, ये इस तरह से एक हाफ वाली दिशा में, मतलब कि अभी जो बात कर रहे थे कि संपूर्ण दिशा, मतलब पूरी जितनी दिशाएं थी उसका अगर हाफ कर देंगे, तो अभी तक जो पूरा एंगल ले रहे थे, कितना ले रहे थे, 4 पाई। अब 4, अब सबको पता होगा कि अब पूरा लेने वाले नहीं है, क्योंकि हाफ कर दिया है तो बटे कर देंगे कितना,
2, तो ये बन जाएगा कितना, सिर्फ 2 पाई, कितना बन जाएगा 2 पाई। तो अभी तक जहाँ हम 4 पाई लिख रहे थे वहाँ पे लिखेंगे 2 पाई, तो ये फाइनली हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा F/2 पाई, और यहाँ था क्या, सी पी बराबर F/2 पाई था। ठीक है, 2 पाई हमारा क्या फाइनली होता था, ओमेगा, ओमेगा यानी कि सॉलिड एंगल। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। सी पी बराबर क्या होता है, यानी कि आई बराबर क्या होता है, आई क्या है, सी पी ही है, यहाँ पे आई लिख लो यार। ठीक है, आई बराबर क्या है, F/4, F/, सॉलिड एंगल यानी कि फ्लक्स, ये क्या है, ल्यूमिनियस फ्लक्स, ये ल्यूमिनियस फ्लक्स है, क्या है भाई, ल्यूमिनियस फ्लक्स है। तो ल्यूमिनियस फ्लक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स बटे सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल अब कितना हो गया, 2 पाई हो गया, कितना हो गया, 2 पाई। तो आप पहले बेसिक सा फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स बटे सॉलिड एंगल कितना बचा, 2 पाई, क्योंकि हाफ कर दिया है। ल्यूमिनस फ्लक्स तो हमारा उतना ही रहेगा जितना उस दिशा में होने वाला है, ठीक है। ओके, और इसके बाद अगर बात की जाए कि इस सीपी को क्या कहा जाएगा, तो आप क्लियर कर लीजिए कि इस सीपी को कहा जाएगा MHSCP बराबर क्या हो जाएगा, F/2 पाई, ठीक है। अब अगर बात की जाए बच्चों मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर की, तो ये इस प्रकार की जो लाइटिंग है वो इस तरह से अरेंज की जाती है कि ये हॉरिजेंटल बेस पे या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर इस तरह से एक डायरेक्शन में लगा दी जाती हैं। ये एक तरफ ही, मतलब कि जो हमारा अगर इस तरह से ये XYZ प्लेन है तो ये X प्लेन पर ही विसर्जित होंगी, ठीक है। या या क्या होगी, वाई वाले ऊपर पे ही ये विसर्जित होंगी। तो इस तरह से इनको रखा जाता है, ठीक है। अगर नहीं समझ पाए तो ऐसे समझ लीजिए, ये जो हमारा कोई क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, क्षैतिज, क्षैतिज पे ही काम करेगी। या तो क्या है, ऊपर फ्लोर के लिए दिखा दिया जाए इसे, ऊपर के लिए, या इस तरह से ऐसे दिखा दिया जाए ये क्षैतिज अवस्था में, ठीक है। ये जो है जमीन का जो तल होता है उस पे, पृष्ठ पे पड़ेगी, ठीक है, चमक उत्पन्न करेगी, या ऊपर की ओर चमक उत्पन्न करेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल सीपी कहलाती है, ठीक है। और सब सेम रहता है जितना आपको बताया जा चुका है। तो बच्चों आपको हमने इससे पहले एक बात बताई थी, क्या, लाइक सब्सक्राइब मत करिए लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि किससे किसी का भला हो सकता है, किसी को मोटिवेशन मिल सकता है, ठीक है। किसी को चीज़ें आसानी से समझ में आ सकती हैं, और अगर चीज़ें अगर आसानी से समझ में आ सकती हैं, अगर इलेक्ट्रिकल एक बार आसानी से समझ में आने लगी तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर सब कुछ उसमें ईजी लगने ही लगता है। ओके, जय हिंद, जय भारत।